तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द ट्रिक्स वर्ल्ड पर। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं प्रस्तावना का, संविधान के प्रस्तावना का, जो कि आने वाले कई एग्जामों में डायरेक्टली इसी से प्रश्न आ जाते हैं और आंसर ना आने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट उसको छोड़कर आ जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाली है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं सारे में इससे प्रश्न आते हैं। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात यह है कि संविधान में, किस देश के संविधान में प्रस्तावना को सबसे पहले अपनाया गया था, तो अमेरिका का संविधान है ना। अमेरिका का संविधान विश्व का पहला संविधान है जिसने प्रस्तावना का प्रारंभ किया और फिर उसके बाद अलग अलग देशों में भी, जैसे रशिया हो गया और भारत हो गया, ये सब अपने संविधान में अपनाए थे प्रस्तावना को। प्रस्तावना शब्द का संविधान का पहचान को इंगित करता है ना। प्रस्तावना को जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमको पता लगता है कि हमारा देश कैसा है ना, यानी कि पहचान पत्र की तरह हम उसको देखते हैं। और इनके पालकी वाला जो थे उस संविधान विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। तो यहाँ से एक प्रश्न आ जाएगा, किसने संविधान के प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा था, तो इनके पालकी वाला ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये भारत के संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे और उद्देश्य प्रस्ताव जो था 13 दिसंबर 1946 को पेश कर दिया गया था, लेकिन 22 जनवरी 1947 को इसको अपनाया गया था। पेश कर दिए गए थे 13 दिसंबर 1946 को और प्रस्ताव था उद्देश्य प्रस्ताव, इसीलिए इसको उद्देशिका भी कहा जाता है। एक और बात है कि हमारे देश का और संविधान का उद्देश्य बताता है, इसीलिए इसको कभी कभी हम सब उद्देशिका कह लो या प्रियम्बल या प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं। और ये उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था और उससे भी इसका नाम उद्देशिका पड़ता है और इसको अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को। आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रस्तावना के कौन कौन से घटक हैं, तो देख सकते संविधान के प्राधिकार के स्रोत 4 घटक हैं, जिसमें सबसे पहला संविधान के प्राधिकार के स्रोत कौन है, संविधान को शक्ति कौन देता है, अधिकार कौन देता है। देख सकते हैं पहले ही प्रस्तावना में शुरू हो जाता है कि हम भारत के लोग, है ना। दूसरा तो संविधान को अपनाने की तारीख कब है, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और देश की प्रकृति कैसी है, तो देखिए देश की 5 तरह की प्रकृति को बताता है, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक। संविधान 4 प्रकार का उद्देश्य बताता है ना। क्या, तो न्याय और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, है ना। संविधान के 4 प्रकार के उद्देश्य हैं। सभी को न्याय मिलेगा, सभी को स्वतंत्रता मिलेगी, सभी में समानता होगी और देश में बंधुत्व होगी, है ना, भाईचारा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान में दिए गए महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या, जैसे कि संप्रभु। संप्रभु का मतलब क्या होता है, तो संप्रभु कहने का मतलब है, इंग्लिश में इसको सॉवरेनिटी कहते हैं, यानी कि हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वयं पर निर्भर करते हैं, है ना, किसी के गुलाम नहीं है अब। तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि भारत ना तो किसी राष्ट्र पर निर्भर है और न ही किसी का अधिराज्य है। अधिराज्य कहने का मतलब ना तो हम पे किसी का गुलाम है हम, और इसके ऊपर किसी का प्रतिकार नहीं है, और यह स्वयं मामलों को निर्धारित करने के लिए स्वयं पर निर्भर है ना। खुद का निर्णय लेना है तो खुद ही निर्भर है। और संप्रभु देश होने के नाते भारत किसी भी देश को अधिग्रहित कर सकता है या फिर किसी भी देश को अपने भाग में मिला भी सकता है। आगे चलते हैं। दूसरा नंबर समाजवादी का मतलब, तो देखिए भारतीय समाजवाद एक लोकतांत्रिक समाजवाद है और लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब ये है कि जहां सरकार और प्राइवेट संस्थाएं, निजी संस्थाएं एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य है अवसरों की समानता, है ना, अवसरों की असमानता। यहाँ पे देखिए असमानता और बीमारियों और गरीबी इत्यादि को मिटाना, है ना, मतलब सभी को समान अवसर मिलेंगे
और बीमारी, गरीबी, इस पे सरकार काम करेगी और देश से हटाएगी। चलिए आगे देखते हैं तीसरा, पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत का संविधान पंथ निरपेक्ष सकारात्मक अवधारणा पर बल देता है। इसका तात्पर्य यह है कि देश में सभी धर्म समान हैं और सभी का समान दर्जा है, चाहे किसी भी धर्म का संख्या बल कितना ही क्यों ना हो, है ना। जैसे कि भारत देश में अलग अलग धर्म के लोग को संख्या अलग अलग होती है, तो किसी भी धर्म का अगर धर्म संख्या बल ज़्यादा है लेकिन फिर भी संविधान के सामने सभी समान हैं। लोकतांत्रिक के बारे में देखते हैं, चौथा नंबर। तो लोकतंत्र सामान्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो जनता होती है वो सर्वोच्च शक्ति को चुनती है और नियंत्रित करती है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनप्रतिनिधि सर्वोच्च सत्ता को चुनती हैं। इस प्रकार लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। और ऐसे देखिए तो भारत में जो भारत का जो संविधान है संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है, जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है, ठीक है। मतलब कार्यपालिका अगर कुछ करती है तो जिम्मेदार होगा विधायिका के प्रति। कार्यपालिका क्या काम करता है, कानून को, नीतियों को लागू करवाने का काम करता है, जबकि विधायिका जो होता है नीति बनाता है, कानून का बनाने का काम करता है। गणतंत्र के बारे में देखते हैं, पांचवा नंबर तो है कि भारत का संविधान भारत को एक गणतांत्रिक देश बनाता है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत का एक निर्वाचित प्रमुख होता है जिसको राष्ट्रपति कहते हैं। वह जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। आप कमेंट करेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, यानी कि कौन कौन वोट डालता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है छोटा सा वीडियो बनाने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान के उद्देश्य के बारे में। तो सबसे पहला है कि सभी को न्याय प्रदान करना, ठीक है। न्याय शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना से 3 अर्थों में निहित चिन्हित करती है। जैसे कि कौन कौन सा न्याय, तो राजनीतिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय देना और सामाजिक न्याय देना, है ना। इसमें सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग तथा अन्य सामाजिक आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय का मतलब ये है कि किसी भी आर्थिक आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, और यह संपत्ति तथा आय के आधार पर भेदभाव को पूर्णतः अंत करता है ना। अब आता है राजनीतिक न्याय। इसका मतलब यह है कि भारत के सभी नागरिकों के पास राजनीतिक समानता और अधिकार, सभी राजनीतिक पदों तक समान पहुंच और सरकार तक समान सुनवाई, यहाँ पे सुनवाई होगा, समान सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट देखते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का विचार भारत के संविधान की प्रस्तावना में रूस की क्रांति से ली गई थी। इसको याद रखेंगे कि सामाजिक आर्थिक न्याय का विचार ये जो था प्रस्तावना में कहाँ से लिया गया था, तो रूस की क्रांति 1917 से लिया गया था। चलिए दूसरी बात देखें तो स्वतंत्रता आता है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति गतिविधियों पर प्रतिबंध का अभाव, है ना, व्यक्ति की गतिविधियों पर प्रतिबंध का अभाव। स्वतंत्रता कहने का मतलब यह है कि आपको भारत में कुछ भी करने का अधिकार है। कुछ भी करने का मतलब ये है कि जो संवैधानिक है वो, ये नहीं कि किसी को भी इल्लीगल काम कर दो, और इसी समय पर व्यक्ति विशेष को विकास के सभी अवसर प्रदान कराना इनमें शामिल है। हालांकि स्वतंत्रता का तात्पर्य यह नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया हो। इसका तात्पर्य यह है कि संविधान के अंतर्गत जो सीमाएं दी गई है उन सीमाओं के अंतर्गत अपनी स्वतंत्रताओं का प्रयोग किया जाए, है ना। जो संविधान के द्वारा बताया गया है, जो काम संवैधानिक है उसी को आप कर सकते हैं, और गैर संवैधानिक तरीके से आप, है ना, नहीं कर सकते, मतलब इल्लीगल काम नहीं कर सकते हैं। संक्षेप में स्वतंत्रता को मौलिक अधिकारों द्वारा सुरक्षित किया गया है ना। जो हमारा मौलिक अधिकार है
फंडामेंटल्स, राइट। आर्टिकल 12 से 35 में है, आर्टिकल 12 से 35 में है। जब मौलिक अधिकार, संवैधानिक जो मौलिक अधिकार है उसका जब वीडियो लाऊंगा तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक सब कवर किया जाएगा। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पसंद आ रही हो तो। और देखते हैं समानता का। समानता देखते हैं तो समानता का तात्पर्य है कि समाज के किसी भी वर्ग को विशेषाधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा, है ना। मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी समाज के किसी एक वर्ग को विशेषाधिकार है और किसी भी व्यक्ति के साथ समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, है ना। मतलब कि कोई भी व्यक्ति हो दोनों को समान अवसर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये बड़ी जाति का है तो इसको ज़्यादा अवसर दिया जाएगा और ये छोटी जाति का है तो इसको कम अवसर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों को समान अवसर दिए जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना सभी व्यक्तियों को समान दर्जा का व अवसर प्रदान कराता है, इक्वलिटी देता है ना सभी को। नेक्स्ट देखते हैं बंधुत्व के बारे में। तो 4 नंबर बंधुत्व माने भाईचारा। इसका तात्पर्य है कि भारत में सभी में एक भाईचारे की भावना होगी। हमारे संविधान का उद्देश्य यह भी है। और देश में नागरिकों के मध्य एक भावनात्मक लगाव होगा और यह राष्ट्र में एकता और अखंडता को बढ़ावा देता है ना। ऐसा नहीं है कि जाति धर्म के नाम पर लड़ लो, यहाँ भाईचारे की भावना डेवलप होनी चाहिए। ये हमारा संविधान का एक उद्देश्य है। चलिए अभी देखते हैं प्रस्तावना में संशोधन की बात करते हैं। क्या संविधान में प्रस्तावना में संशोधन हुआ है? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? और प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुए हैं और कब हुए हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 को समझें तो यही एक आर्टिकल है जो कहता है कि संविधान में संशोधन हो सकता है, संशोधन हो सकता है। तो देखिए भारत के संविधान के आर्टिकल 368 से प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है अथवा नहीं, यह प्रश्न पहली बार जो था वो केशवानंद भारती के 1973 में उत्पन्न हुआ था। ठीक है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना संसद, है ना, कि प्रस्तावना में संसद संशोधन नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, हालांकि प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है जो कि 1976 में हुआ था और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत किया गया था। और इसमें प्रस्तावना में 3 बार नए शब्द जोड़े गए थे, 3 नए शब्द जोड़े गए 1942वां संविधान संशोधन में। कौन से? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे संविधान में। कब जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। और कुछ समय बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था संशोधन कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है और यह गैर कानूनी नहीं है, मतलब कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, और देखते हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं। तो 3 केस आता है, जो कि सबसे पहला केस था बेरूबारी यूनियन केस जो कि 1960 का है ना। इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है ना। और दूसरा जो केस है केशवानंद भारती केस 1973 का, जिसमें कहा गया था कि इस प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। और LIC केस 1995 में कहा गया कि संविधान जो है, प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है ना। ये क्वेश्चन याद रख लेंगे, पूछता है प्रश्न। देखते हैं कि संविधान के अनेक विवादों में से एक विवाद यह भी है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं। ठीक है, तो 1960 में बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन LIC केस 1995 के अनुसार क्या है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहने वाला है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर एक लाइक करें हमारी वीडियो के लिए, मेहनत के लिए, और सब्सक्राइब भी कर ले।